वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की कि किस तरह से हम करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी अप्रोच है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए एक साथ है, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है वो करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस क्विक रिवीजन की तरफ है। यानी कि हम 15 से 20 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे न्यूज़पेपर्स में उसको कवर करेंगे। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें यहाँ पे तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हमारा फोकस साथ के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है। जिस तरह से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस करंट अफेयर को लेकर पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से जो है वो हम यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम। प्लस जो वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल चैनल पर, जिसका यूज़र नेम जो है वो @newspaperfacts है, या फिर आप डेली फैक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मोस एनजी के बारे में। ब्रह्मोस एनजी अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ज्वाइंटली जो है वो डेवलप किया है दोनों ने। और ये एडवांस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। ये क्या है? एडवांस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। और क्रूज़ मिसाइल की अगर हम बात करें तो जनरली जो है वो क्रूज़ मिसाइल जो है वो लेंथ के ऊपर वेरी करता है और स्पीड के ऊपर वेरी करता है। तो कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है कोई भी मिसाइल, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिवीज़न की गई है। तो क्रूज़ मिसाइल उस तरह से डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन उसके बाद फीचर्स में अगर हम बात करें जो हमें याद रखना है, तो एक तो ये इसमें ये कहा जा रहा है कि ये लाइटर है, ठीक है, और स्मॉल और कम्पैक्ट रहेगी। ठीक, मतलब अगर हम एक तरह से बात करते हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मिसाइल्स लाइटर, स्मॉलर, कम्पैक्ट होगी। और ये कहा जा रहा है कि जो रशियन ओरिजिन सुकोई 30 MKI है, उसके ऊपर जो है वो उससे जो है वो इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह जो तेजस है उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। और जो आपका सुकोई MK30 है, सुकोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। वेट अगर हम बात करें तो 1.6 टन जो है वो वेट रहेगा। रेंज और स्पीड की अगर हम बात करें तो मिसाइल की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक की है। और स्पीड अगर हम बात करें तो 3.5 मैक MACH मैच। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ब्रह्मोस किसने बनाई है? दोनों ने मिलकर, इंडिया और रशिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दो नदियों का नाम है ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र, मॉस्को MOS यानी कि मॉस्को। तो ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका नेक्स्ट है आर्टिकल 356। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आर्टिकल 356 अगर हम बात करें। और रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मणिपुर में जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया गया अंडर आर्टिकल 356। और मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा है। पहली बार प्रेसिडेंट रूल कौन सी स्टेट में लगाया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो आर्टिकल 356 है, एक तरह से अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर इसको इंक्लूड किया गया है, जिसमें ये कहा गया है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ओवर सर्टेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और हमने इसको कहाँ से ड्राइव किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इसको लिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का जो है वो यहाँ पर जो टारगेट जो वो रखा गया था इसमें, जिसमें सेंटर स्टेट यानी कि सेंटर और स्टेट्स और ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में इंक्लूड होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल है, इसके दो ग्राउंड रहते हैं या दो टाइप का होता है। एक तो जब गवर्नर रूल लगता है, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर रूल शुरू करता है जो कि आर्टिकल 356 के अंडर लगेगा, जब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया 365। 365 मतलब कोई भी स्टेट अगर जो है वो फेल टू कंप्लाई, सेंटर की कोई भी डायरेक्शन रहती है, यूनियन गवर्नमेंट की कोई भी डायरेक्शन रहती है, उसको फॉलो नहीं कर पाती, तो देन उस केस में भी जो है वो आपका जो प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन इसमें जो है वो लगेगा अंडर आर्टिकल 365। लेकिन ये ग्राउंड है, सिर्फ याद रखना आर्टिकल 365 एक ग्राउंड है, लगेगा तो आर्टिकल 356 के अंडर ही। और 356 का जो आर्टिकल है इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी जो है वो कहा गया है। अब इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी जो है वो कहा जाता है। तो आर्टिकल 356 को लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी कहा गया है, स्टेट इमरजेंसी भी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी।
अब इसमें हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री किस तरह से जो है वो लाइक इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है स्टेट। तो देखो सबसे पहले गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर लेगा कि सर इमरजेंसी की ज़रूरत है। देन उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल रहेगा, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है दोनों हाउसेज से अलग अलग पास होना चाहिए। और इसमें विद इन 2 मंथ्स जो है वो जब भी जो है वो नोटिस इशू किया जाएगा तो उसके 2 महीने में जो है वो पास होना चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी के साथ। जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी लगानी होती है आर्टिकल 352 के अंडर, तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन जब आपको स्टेट इमरजेंसी लगानी है, या अगर हम बात करें 356 के अंडर जो है इमरजेंसी लगानी है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ लगेगी। और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इनिशियली जो है वो वैलिड हो सकता है 6 मंथ्स के लिए, लेकिन एक्सटेंडेड किया जा सकता है इसको 3 ईयर्स के लिए विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ जो है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रहेगा, और मैक्सिमम जो है वो 3 ईयर्स तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। देन उसका कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पे किए गए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी जो हमारी 1978 में, तो उसमें ये कहा गया था कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से जो कंस्ट्रेंट किया गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई थी, ठीक है, एक्सटेंड करने की। तभी एक्सटेंड होगा जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल भी लगा है कहीं पे और जो है वो नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है, तो उस केस में एक्सटेंशन किया जा सकता है। या फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अभी जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अभी आप कंटिन्यू करो प्रेसिडेंट रूल को। तो ये भी कुछ कारण रह सकते हैं जब 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कहा गया था। देन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है तो प्रेसिडेंट जो है वो पूरे के पूरे काम करता है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और सारी पावर किसके पास चल जाती है, गवर्नर के पास, या फिर अगर हम बात करें कोई एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसका काम करना जो है बंद हो जाता है प्रेसिडेंट रूल में, स्पेशली जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देन उसका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, विल आल्सो टेक अप द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के उसकी हेल्प ले सकते हैं। और जो पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर की वो प्रेसिडेंट के पास चले जाती है, या फिर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको सस्पेंड करते हैं और बाद में उसको डिसॉल्व कर देते हैं। फिर बिल वगैरह अगर कुछ पास करने होते हैं, बजट पास करना होता है, तो वो पार्लियामेंट करती है, ठीक है, जब जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। और पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, जितने भी पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कानून बनाने की, ठीक है। ये जो कानून होते हैं ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं पूरा प्रॉपर फंड वगैरह सब कुछ। ऑर्डिनेंस अगर बनानी है तो वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी पूरी की पूरी विद रिस्पेक्ट। लाइक अगर जब जब कोई सेशन नहीं है, जनरली सेशन कब नहीं होता है, नॉर्मली हमारे संविधान में ये कहा गया है कि दो जो भी सेशन होंगे उनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो जो 6 मंथ जो भी गैप रहता है दो सेशंस के बीच में उसको रिसेस कहा जाता है। अब मान लीजिए उस टाइम पे कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है तो उस केस में जो है वो फिर ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नर बना सकते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर है कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी जो है वो आपके गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंसेस लगा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, अगर जो है वो सेशन में जो है वो पार्लियामेंट नहीं है। देन उसके बाद कोई भी कानून, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे अगर बनाया गया तो वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जब तक जाओ प्रेसिडेंट रूल ख़त्म नहीं होता। उसको रिपील किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, री एनेक्ट किया जा सकता है बाय न्यू स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो नई असेंबली बनेगी स्टेट में वो उसको रिपील भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है और चेंजेस भी ला सकती है। प्रेसिडेंट रूल का जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होते हैं, आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 और 359, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं जो कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 358 की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, लेकिन 359 जो है वो उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगता है। तो 358 में सस्पेंशन जो है वो आर्टिकल 19 का होता है, ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो रिवोक जब करना है तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो यहाँ पर जाओ प्रेसिडेंट रिवोक किसी भी टाइम कर सकते हैं। और अगर रिवोक करना है तो उसकी प्रोक्लेमेशन के लिए जो है वो पार्लियामेंट का जो अप्रूवल इतना ज़्यादा नहीं रहता, यानी कि डज नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोक्लेम जो रिवोकेशन जो है वो खुद कर सकते हैं प्रेसिडेंट। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को पहली बार पब्लिश किया गया था 2006 में। कौन इसको पब्लिश करता है, जर्मन वॉच। तो याद रखना जर्मन वॉच जो है उसको पब्लिश करता है, और क्लाइमेट रिलेटेड जो है वो ये अपडेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एनालाइज करते हैं क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, प्लस क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट रहता है इकोनॉमिक लेवल पर, और ह्यूमन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि ह्यूमैनिटी या ह्यूमन वैल्यूज़ पर, या फिर अगर हम बात करें जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट अभी पड़ रहा है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्लस रिसेंट की हाईलाइट्स अगर हम बात करें, या याद रखना है पहली बार इसको 2006 में जो पब्लिश किया गया था। तो भारत जो है वो
अमंग 10 कंट्रीज, ठीक है, जो कि मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वेदर इवेंट। हम देख रहे हैं बिटवीन 1993 से लेकर 2022 तक जो है वो ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो कि अफेक्ट हुए एक्सट्रीम वेदर इवेंट से। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10% जो है वो फर्टिलिटीज़ जो है वो ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो भारत से हो रही है, जिसमें अगर हम बात करें 4.3% जो है वो डैमेज हुआ है इन टर्म ऑफ डॉलर। तो मतलब इकॉनमी पे भी नुकसान हो रहा है और हेल्थ, अगर सोशल वैल्यूज़ पे या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी अगर हम बात करें। प्लस साथ में इंडिया का जो रैंक है वो 6th है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का जो रैंक है वो क्या है, 6th, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इससे क्या होती है, क्लियर होता है कि इंडिया जो है वो हाईली जो है वो वनरेबल है क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, डोमिनेशिया, चाइना या फिर म्यांमार, इटली, ये जो है वो भारत से आगे है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद इंडिया जो है वो फेस कर रही है मोर देन 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है, जो कि $180 बिलियन का लॉस जो है वो बताता है इकोनॉमिक लेवल पर, और एटलीस्ट 80,000 फैटिलिटीज़। तो ये डाटा हम अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि 400 ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो देखे हैं भारत ने अभी, जिसमें जो ये कहा जा रहा है कि $180 बिलियन का जो है वो नुकसान हमें हो चुका है, और अराउंड 80,000 जो है वो फैटिलिटीज़। हम हर साल देखते हैं फ्लड्स में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लैंडस्लाइड्स में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में लास्ट 2 साल में हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो काफ़ी जो है वो केसेस जो है वो देखे गए, फैटिलिटीज़ देखी गई है रिगार्डिंग द नेचुरल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से। तो ये आप सब ऐड कर सकते हैं इसमें। प्लस इंडिया जो है अफेक्ट किससे हो रहा है, फ्लड से, हीट वेव से, साइक्लोन्स। और हीट वेव्स तो अभी आजकल न्यूज़ में चल रही है, क्योंकि देखो फरवरी काफ़ी, ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है एकदम से, ठंड, बारिश और जो है वो स्नोफॉल दोनों ही नहीं हुआ है, तो इससे जो है वो ड्रफ लाइक कंडीशन जो है वो इंडिया में 2025 में बन सकती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डिवास्ट जो हमारे मतलब एक तरह से एक्सट्रीम जो है वो डिवास्टेटिंग जो है वो फ्लड्स देखी गई है 1993 में, 1998 में, 2013। और हीट वेव्स अगर हम बात करें तो 2002, 2003 और 2015। तो अभी सारे रिकॉर्ड्स टूट भी सकते हैं जिस तरह से जो है वो वेदर क्लाइमेट में चेंजेस देखे जा रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है सूडान वायरस डिजीज़। सूडान वायरस डिजीज़ अगर हम बात करें तो एक वायरल फीवर डिजीज़ है जो कि इबोला वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था साउदर्न सूडान में 1976 में, और कॉज्ड बाय द सूडान वायरस से ही कॉज होता है। और ये एंजोटिक जो है वो डिजीज़ है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट थी एनिमल्स में, एनिमल जो रिजर्वर है उसमें प्रेजेंट थी। और इसमें अगर हम बात करें तो सर्व डिजीज़ है, लेकिन इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। सिम्टम्स अगर हम बात करें तो ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है, जिसमें एब्डोमेन पेन रह सकती है, ठीक है, या फिर मलेरिया हो सकता है, कुछ बेसिक रहते हैं सिम्टम्स। डायरिया भी यहाँ पर देखा जा सकता है, या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम द, ठीक है, अगर हम बात करें लाइक जो हमारी पंचुइट जो साइट्स है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा इसमें कहा है। मल्टी ऑर्गन फेलियर यहाँ पर, या हाइपरटेंशन या शॉक जो है वो, ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। और ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन अगर पॉसिबल है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के विया ब्लड, ठीक है, या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन जो है डायरेक्ट, मतलब जब भी पर्सन टू पर्सन अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे तो ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी जो है वो अभी तक अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है या वैक्सीन नहीं है साउथ सूडान वायरस के लिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि अर्ली अगर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उससे जो है वो हेल्थ इंप्रूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। ब्रिक्स ग्रुपिंग की हम बात करें जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ये 4 कंट्रीज़ थी। 2001 में टर्म जो क्वाइन की थी, और ये टर्म किसने क्वाइन की थी, एक जर्मन जो है वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डमैन सच, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जिम ऑल नील, इन्होंने जो है टर्म क्वाइन की थी। लेकिन उस टाइम पे साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं था। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में, फिर ये पूरा ब्रिक्स बन जाता है। तो पहले ये क्या टर्म थी, BRIC, सिर्फ यही टर्म थी। ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ और कंट्रीज़ ने अभी इसमें ज्वाइन किया है। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़, इन्होंने जो है वो मीटिंग करनी शुरू करी थी 2006 में, ठीक है। और पहली मीटिंग जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है उसके साइड बाय ये मिले थे इनफॉर्मली। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें अगर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो जो एक ग्रुप है या जो नए मेंबर्स है इसमें, लाइक अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, UAE और इजिप्ट, और इवन इंडोनेशिया ने भी जो है फुल टाइम मेंबर जो बना है 6 जनवरी 2025। तो अभी ये ब्रिक्स जो ग्रुपिंग हुई है तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये मोस्टली वो कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है
जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे चल रही है, यानी कि वर्ल्ड की लीडिंग डेवलपिंग इकोनॉमी यहाँ पर जो है वो इंक्लूडेड है, जो कि चैलेंज फेस कर रहे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर कॉमन, मतलब जो कॉमन चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। और इसमें इनका एक अटैम्प्ट है, ठीक है, काउंटर बैलेंस करना जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर उनके जो इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक, दोनों 1944 में बने हैं और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बन रखे, तो उनको काउंटर करने के लिए जो बनाया गया। और ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है एनडीबी, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपस में कॉपरेट करते हैं इकोनॉमिक लेवल पर, प्लस साथ में यहाँ पर इनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो स्टैंडर्ड है, इंटरेस्ट है, उसको प्रमोट करना एट वर्ल्ड लेवल और बिटवीन द मेंबर्स। देन अभी रिसेंटली बात करें तो इंडोनेशिया जो है वो रिसेंट लेटेस्ट मेंबर बना है, और ये कहा जा रहा है कि जो एक ग्रुप है इसमें जो जीडीपी है, ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पहले अगर जीडीपी का समझे या फिर पॉपुलेशन को देखते हैं पहले, तो पॉपुलेशन ये कहा जा रहा है कि 3.5 बिलियन जो पॉपुलेशन, जो कि 45% है वर्ल्ड का। दो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इंडिया और चाइना जो है वो इसका पार्ट है, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। देन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी या फिर जीडीपी जो है वो ये इंक्लूड करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो कि वर्ल्ड का 42% क्रूड ऑयल भी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि ब्रिक्स मेंबर बहुत स्ट्रांग जो है वो बनने जा रहा है, बन गया है, और ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंडिया देखो, इंडिया क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है, इंडिया I2U2 का भी मेंबर है, ठीक है, अगर हम बात करें जिसको न्यू क्वाड भी कहा जाता है, और इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, और इंडिया जो है वो SCO का भी मेंबर है। तो इंडिया का एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसमें इंडिया अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रख रहा है। देन पेरिस AI एक्शन समिट 2025, रिसेंटली जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए, ठीक है, 6th टाइम जो है वो फ्रांस गए, 6th टाइम उनका ऑफिशियल जो है वो जो है वो विजिट था फ्रांस के लिए। और इस टाइम पे जब गए हैं तो उन्होंने को चेयर किया है पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। तो यहाँ पे जो है वो टारगेट जो रखा है डेवलप करना AI इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो देखो सोसाइटी के साथ साथ एनवायरनमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है, तो दैट मीन्स इकोसिस्टम का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्लियर होता है पहला पॉइंट। देन उसका फ्यूचर ऑफ वर्क यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जिसमें इंश्योर किया जा रहा है कि AI का जो है वो रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है थ्रू सस्टेन्ड सोशल डायलॉग्स, मतलब हमें जो है वो सोसाइटी का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इनोवेशन और कल्चर की तरफ यहाँ पर फोकस है, स्पेशली क्रिएटिंग सस्टेनेबल AI इकोसिस्टम, स्पेशली अगर हम बात करें तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। प्लस ट्रस्ट इन AI, जिससे क्या होगा कि साइंटिफिक लेवल पर अगर हम बात करें तो AI सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा। ग्लोबल AI गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात की गई है, जिसमें जो है वो इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क रहेगा, उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर डायलॉग्स रहेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन रहेगा टू प्रमोट AI बेस्ड ग्लोबल गवर्नेंस। देन उसके बाद की आउटकम्स अगर हम बात करें, जो ये पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हुआ, तो इसमें जो है वो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI पर फोकस किया जा रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद हमें यहाँ पर याद रखना है कि AI प्लेटफॉर्म और इंक्यूबेटर, ठीक है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ यहाँ पर फोकस है, जिसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि एक जो है वो AI प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ताकि वो ब्रिज की तरह काम करे बिटवीन पब्लिक प्राइवेट, जो हमारे पब्लिक प्राइवेट लेवल पर जो है वो जितने भी एफर्ट्स रहते हैं AI को लेकर, उनको और स्ट्रेंथन बनाने के लिए, जिससे जो है वो एक ट्रस्ट वर्दी AI इकोसिस्टम जो है वो बनाया जाए। ह्यूमन सेंट्रिक AI जो है वो अप्रोच फॉलो करनी है, जिसमें ग्लोबल प्रायोरिटीज़ को जो है वो फोकस किया जा रहा है, जिसमें एथिकल, सेफ और इंक्लूसिव AI प्लस साथ में ह्यूमन राइट्स को भी जो है वो यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जिसमें अब देखो आपको याद रखना है कि ग्लोबल प्रायोरिटीज़ जो AI को लेकर रहती है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, जॉब क्रिएशन और इंटरनेशनल गवर्नेंस, इस पर फोकस है। प्लस साथ में टारगेट करना है डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना है, ये यहाँ पर जो है फोकस किया जा रहा है। प्लस देखो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ग्रीन AI को भी यहाँ पर प्रमोट करना है, जिससे जो है वो ग्लोबल कॉपरेशन नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बट इन द फील्ड ऑफ इकोसिस्टम कंजर्वेशन भी जो है वो रहे। तो AI की एप्लीकेशंस को हम जो है वो इकॉनमी से लेकर एनवायरनमेंट तक लेकर जाएंगे, और अगर हम बात करें डेवलपमेंट से या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट से लेकर सोशल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे, ताकि हम एक बैलेंस्ड, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें नेशन वाइड और ग्लोबली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है रिगार्डिंग AI।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग अभी ये रिसेंटली कंक्लूड हुई है। 2025 की मीटिंग अगर हम बात करें कहाँ पर हुई थी, दावोस में, स्विट्ज़रलैंड। और थीम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो थी कोलैबोरेटिंग या कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट जो है वो एज जो है वो थीम थी, ठीक है, कोर थीम। और की आउटकम्स की अगर हम बात करें 2025 के लिए तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस किया जा रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। तो यहाँ पर अर्ज की जा रही है कंपनी के साथ कि वो अलाइन करे ग्रोथ के साथ, जिसमें ग्लोबल जो है वो सस्टेनेबिलिटी गोल्स की तरफ फोकस किया जाए, ताकि जो है वो बैलेंस रहे, प्रोफिटेबिलिटी प्लस साथ में सोशल इम्पैक्ट, इन दोनों के बीच में। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या ग्रीन टेक हो गया, इनकी तरफ फोकस किया जा रहा है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उनका प्रॉफिट उठाना और चैलेंजेस को एड्रेस करना है, यहाँ पर कहा जा रहा है। प्लस एक एआई फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि एथिकल बैलेंस, तो इसलिए देखो एआई पेरिस समिट से पॉइंट्स लिंक कर जाते हैं। पार्टनरशिप की तरफ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर टारगेट रहता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अर्जेंट नीड टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़, लाइक फॉर एग्जांपल डीकार्बनाइजेशन की तरफ फोकस करना है। प्लस साथ में यहाँ पर ये कहा गया है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, इंडिया जो है वो सिक्योर ओवर ₹20 लाख करोड़ इन द इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज़्यादा देखी गई है। महाराष्ट्र जो है वो 80% जो है वो यहाँ पर जो है वो सिक्योर कर रहा है। देन उसका स्टेट्स कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो तेलंगाना जो है वो ₹1.79 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा। देन उसका केरला में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हाईलाइट क्या है, विजन टू बिकम द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2090 विद ज़ीरो पॉवर्टी। तो उत्तर प्रदेश का भी ये टारगेट है, ठीक है, ये आप अलग से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टारगेट किया है, उनका एक विज़न है कि उन्हें $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है बाय 2090 विद ज़ीरो पॉवर्टी। उसका नेक्स्ट है फोर्ट विलियम नाउ विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम वही जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी एक्टिव था बंगाल में, और ब्रिटिशर्स का मेन गढ़ था ये बंगाल का, और अभी इसका नाम जो है विजयदुर्ग रख दिया गया है। ये फोर्ट जो है वो कोलकाता में लोकेटेड है, ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली रिवर, काफ़ी फेमस। और किंग विलियम थर्ड के नाम पर जो है वो, जो इंग्लैंड के किंग थे उसके नाम पे जो उसके फोर्ट का नाम रखा गया था। ये फोर्ट जो है वो ओरिजिनल फोर्ट है और इसको बनाया गया था 1696 में। किसने बनाया था इसको? सर जॉन गोल्ड्सबोरो ने बनाया था, और इसको कंप्लीट किया गया 1706 में, ठीक है। इट वाज डैमेज ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलकत्ता, जब कलकत्ता का सीज किया था 1756 में सिराजुद्दौला ने, तो इस डैमेज हुआ था। और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757, जो कि सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव होती है। और उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो रिबिल्ड करते हैं, ठीक है, इसको न्यू लोकेशन पर बिटवीन 1758 से लेकर 1781 तक। यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें जो कि फोर्ट विलियम या विजय दुर्ग से लिंक करता है, तो पहला तो आता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि कलकत्ता में हुई थी 1756 में। ऐसा कहा जाता है कि 143 जो है वो यूरोपियंस को जो है वो सिराज ने एक कमरे में बंद कर दिया था, और फिर सफोकेशन की वजह से मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। 22 या 23 लोग जो है वो सिर्फ बचे थे। तो ये एक ट्रेजेडी रहती है जिससे जो है वो सिराजुद्दौला की इमेज को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़राब किया, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा क्लेम करते हैं। प्लस साथ में आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जब सिराज ने जो है वो सीज़ कर लिया था कलकत्ता को, तो उसने यहाँ पर जो है वो जिस पर्सनैलिटी को जो है वो पॉइंट किया था वो कौन था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस साथ में सिराज के बाद बंगाल का जो नवाब बना था वो कौन था, ये नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हमारी क्लासेज में। देन उसका नेक्स्ट है वॉर मेमोरियल भी है यहाँ पर, ठीक है। इट हाउस इज़ अ वॉर मेमोरियल, जिसमें जो है वो इंडो पाक वॉर के या फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के जितने भी जो है वो हमारे जो है वो सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं यहाँ पर, उनके बारे में बताया गया है। देन उसका अदर जो नेम्स अगर हम बात करें जिनको रीनेम किया गया है इंपॉर्टेंट, तो जो राजपथ है उसको कर्तव्य पाथ बना दिया गया, पोर्ट बलियार को जो है वो श्री विजयपुरम बनाया गया, और इंडियन जो नेवी है उन्होंने भी न्यू जो है वो साइन अडॉप्ट किया है, रिमूविंग कॉलोनियल सिंबल, मतलब कॉलोनियल जो सिंबल्स है उसको रिमूव करने का टारगेट किया है। देन उसका नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन का थर्ड एडिशन, ठीक है, ये इंडिया इजिप्ट के बीच में ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइक्लोन। राजस्थान में इसका थर्ड एडिशन हुआ। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि आपकी अगर हम बात करें इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। इसका लास्ट एडिशन इजिप्ट में हुआ था जनवरी 2024 में, तो अभी सेकेंड एडिशन जनवरी में हुआ था, फर्स्ट जो है वो इंडिया में हुआ था 2023 का, अभी तो थर्ड है वो राजस्थान में हुआ, वो ये भी भारत में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है? मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को प्रमोट करना बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, एक टारगेट ये हो गया।
देन उसका काउंटर टेररिज्म की तरफ यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इंडिया और इजिप्ट जो है वन ऑफ द की ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर हम अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बायलेटरल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और इवन मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो कैटेगरी है उसमें जो है इजिप्ट को इंक्लूड किया गया है। इंडिया और इजिप्ट जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके बीच में 2023 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमिक ऑपरेशन की तरफ फोकस है। देन हम साथ के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो अस्त्र जो कि भारत और अदर कंट्रीज के साथ भी हो रही है। तो अस्त्र की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अस्त्र हिंदभ, ये जो है वो एक्सरसाइज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो संप्रीति, चाइना की अगर हम बात करें तो हैंडी नाइट, अभी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है ये। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो शक्ति, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है। इंडोनेशिया के साथ अगर हम बात करें तो गरुड़ शक्ति। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो प्रबल दस्तक। किर्गिस्तान की अगर हम बात करें तो खंजक, याद रखना खंजर अभी आज में न्यूज़ में भी चल रही थी काफ़ी। मालदीव्स की अगर हम बात करें इकुरविन। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट, लास्ट मंथ न्यूज़ में थी। म्यांमार की अगर हम बात करें तो इम्बैक्स, और म्यांमार के साथ हमारा एक कलादन प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है। नेपाल के साथ अगर हम बात करें सूर्य किरण, इस बार एग्जाम में पूछा गया था मित्रों के रिगार्डिंग। ओमान की अगर हम बात करें तो अलनगा, ठीक है। रशिया की अगर हम बात करें इंद्रा, शाइचिन्स की अगर हम बात करें तो लेमेते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। देन श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, इस बार एग्जाम में पूछी गई थी। थाईलैंड की बात करें तो मैत्री, थाईलैंड किसके साथ है, मैत्री के साथ। यूके के साथ अजय वॉरियर। यूएसए के साथ अगर हम बात करें तो युद्ध अभ्यास और वज्रपरा, प्लस याद रखना मालाबार, जिसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ है जो कि मालाबार एक्सरसाइज में है। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तो भारत का रैंक 96 है, ठीक है। और 1920 सॉरी आपका 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रैंक था वो था 93rd। 2023 में कितना रैंक था, 93rd। और जो स्कोर था 2023 में वो जो है वो 38 जो है वो 2023 का था। और 39 जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम, सॉरी 93rd रैंक जो है वो 2023 में था, ठीक है, जो याद रखना है। और स्कोर जो है वो 38 है आपका, अगर हम बात करें 2024 में। और 39th जो है वो आपका जो है वो 2023 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया का रैंक, जो हमें याद रखना है। और रिलीज़ कौन करता है, पब्लिश कौन करता है इसको, रिलीज़ या पब्लिश कौन करता है सीपीआई को, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और शुरू कब से किया था, 1995 से। 180 इकॉनमीज़ को जो है वो इस बार जो है वो टारगेट किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें स्केल की तो 0 से लेकर 100 तक को जो टारगेट किया जाता है। 100 अगर हम बात करें तो वेरी क्लीन, 0 में अगर हम बात करें तो वेरी करप्टेड। तो यहाँ पर वेरी क्लीन कौन सी स्टेट है, कौन सी नेशन है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसका नेक्स्ट है, यहाँ पर डेनमार्क ने टॉप किया है सीपीआई 2024 में, लीस्ट करप्टेड। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रैंक 135 है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 121 है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें 149। और अगर हम बात करें चाइना के रैंक की तो वह है 76। प्लस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट अगर डेनमार्क है, सेकंड फिनलैंड और थर्ड जो है वो सिंगापुर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एट द एंड, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये 2017 यूपीएससी में पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस वुमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट उसके बाद है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कॉलेज सचाव, ठीक है, जॉन केंद्रिक गैलिब्रिथ, हॉबर्ट जियोलिक, ठीक है, पॉल कुरुगमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कॉलेज सचवाब जो है वो इसके फाउंडर है। द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द 2019 में क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसका नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027। टोक्यो, लॉस एंजल्स, पेरिस और रियाद। द करेक्ट आंसर इज रियाद। पेरिस आजकल न्यूज़ में चल रहा है एआई समिट की वजह से, रेस्ट उसके बाद पेरिस जो है वो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अभी के लिए, इस साल की अगर हम बात करें तो। व्हेन इज इंटरनेशनल ड्राइविंग डे सेलिब्रेटेड, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 12 फरवरी, याद रखना है ये भी। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, फरवरी 10th, 13 फरवरी और मार्च 5th। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 13 फरवरी। और 13 फरवरी को नेशनल जो है वो वुमेन डे भी होता है। थीम की अगर हम बात करें 2025 की वर्ल्ड रेडियो डे की, तो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो थीम रहेगी वर्ल्ड रेडियो डे की। देन उसका लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है, वेयर विल द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस बी होस्टेड।
योर ऑप्शंस आर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया। द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। न्यू दिल्ली में जो है वो ये होस्ट की जाएगी। आई होप जितने भी करंट अफेयर या एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।